हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आगे उनके कितने और टाइप्स होते हैं। तो आज हम डिटेल में अपने आने वाली वीडियोज़ में एक एक टेंस के बारे में जानेंगे। तो आज जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस टेंस के बारे में समझेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इस टेंस का। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जैसा कि हमने पहले जाना था कि टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर जितने भी टेंस होते हैं उनको आगे चार पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, जैसा कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट का ही पार्ट है। नंबर 2 पर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के ये चार पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन की। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई काम करता है, कोई भी सब्जेक्ट या कोई इंसान किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम करता है या वह काम होता है, तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। समवन डज वर्क और एक्शन हैपन्स, उसमें कोई सब्जेक्ट काम करता है या वो काम होता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ज़्यादातर डेली रूटीन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस इस टेंस में शामिल होते हैं। तो ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। आगे देखिए, इसका जो रूल होता है फ्रेंड्स, वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस में आती हैं वह डू और डज होती हैं। इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हम आगे जानेंगे। अब आता है इसका यूज़। तो यूज़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस में और यूनिवर्सल ट्रूथ। डेली रूटीन जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सनराइजेस इन द ईस्ट। तो जो भी डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस हैं या जिसमें काम किया जाता है या हम काम करते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। रूल: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में काम करता है। जो डूअर है, सेंटेंस का डूअर है, जो किसी काम को कर रहा है, किसी क्रिया को, वर्ब को कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। वो कोई भी हो सकता है। और जितने भी टेंस होते हैं, टेंस के अंदर कोई ना कोई काम किया जाता है, इसलिए वहाँ पे वर्ब आती है। इनको एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आगे होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब्स होते हैं या वर्ड होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली से बनने वाले इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, तब हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया या काम। ये वो वर्ड होते हैं जो किसी भी काम के करने को या होने को बताते हैं, जैसे कि गो, प्ले, कम, ईट, लाफ। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब होता है कोई वस्तु, जैसे कि राम स्पीक्स इंग्लिश।
तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ओके। और स्पीक्स जो है वो यहाँ पे वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आई है, वो हम बाद में समझ लेंगे। और इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि वो चीज़ हो गई जिस काम को वो करता है। तो राम स्पीक्स इंग्लिश। तो डिटेल में हम आगे इसको जानेंगे जब हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब को हमें समझना है कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन, यानी कि मैनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू आती है। एग्जाम्पल के साथ अभी हम आगे समझ लेंगे। और नेक्स्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल। जब सब्जेक्ट अकेला होता है, सिंगल होता है, तो उसे सिंगुलर कहा जाता है। ऐसे केस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया जाता है। अब एस ई एस क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलरेडी प्लूरल होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करने के लिए हम उसमें एस और ई एस लगाते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक काम की बात यहाँ पे आप समझ लें कि जब डज के साथ वर्ब की, जब डज आता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ऑलरेडी वहाँ पर एस या ई एस है तो वो वहाँ से हट जाता है। इसको हम एक किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कोई मालिक है और उसका नौकर छुट्टी पर चला गया, तो मालिक को खुद ही काम करने पड़ते हैं, लेकिन सामान उठाना पड़ता है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर उसका जो सर्वेंट है वो आ गया, तो फिर वो काम मालिक नहीं करेगा, वो उसका नौकर उसका सामान उठाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जब डज नहीं है तो मेन वर्ब के अंदर एस और ई एस लगता है, यानी कि एस और ई एस का जो वेट है वो मेन वर्ब को उठाना पड़ता है। लेकिन जब डज आ जाता है तो एस और ई एस जो है वो डज में लग जाते हैं, डू में लग जाते हैं, और वो डज बन जाता है, और फिर एस और ई एस वर्ब में से हट जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और ज़रूरी है कि वर्ब में कभी तो एस लगता है और कभी ई एस लगता है। कहीं पर एस लगता है, कहीं ई एस लगता है। तो एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, इसका भी एक रूल है जिसे डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में समझ सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर एस, एच या ओ में से है, एस, एच या ओ में से है, या फिर वो जेड है, तो ऐसे केस में हम ई एस लगाते हैं। बाकी सारे केस में हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो एस एच ओ, आप एस एच ओ से भी लर्न कर सकते हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर, सिर्फ साथ में जेड लगा देना, जो कि किसी पुलिस स्टेशन का हेड होता है। तो शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर एस, एच, ओ और जेड में से है तो वहाँ पे हम एस ना लगा के ई एस लगाएंगे। बाकी केसेस में हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में हमने जाना। चलिए आगे देखते हैं। अब है कुछ एग्जाम्पल। आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। और नेक्स्ट है राधा डांसेस, राधा डांस करती है। दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, वो रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ना यहाँ पे एस लगा है ना ई एस लगा है। यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पर भी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब की फॉर्म ऑलरेडी प्लूरल होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट आए है तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन देखिए जैसे ही आया, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब में एस लग गया।
वर्ब को हमें सिंगुलर करना पड़ा। राधा डांसेस, जैसे ही राधा एक अकेली लड़की है तो यहाँ पर हमने एस लगाया, क्योंकि डांस में ई ऑलरेडी था तो हमने सिर्फ एस लगाया। अब आगे देखिए, दे प्ले फुटबॉल, दे फिर से आ गया, दे एक प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पर हम सिर्फ प्ले लगाएंगे, प्लेज नहीं लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। चलिए आगे समझते हैं। तो अभी हमने जाना एग्जाम्पल, लेकिन अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें 5 या 6 तरह के आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिससे आप कई तरह के सेंटेंस बना के समझ सकते हैं और इजीली आप एक ऐसी चीज़ समझ सकते हैं जिससे आप अपनी बात को जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो कई तरीके से उनको आप फ्रेम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पे सेंटेंस हम सबसे पहले आई से बना लेते हैं। वी, यू, दे से या प्लूरल से आप खुद बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सब्जेक्ट से बना के बता रहा हूँ। आई गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है आई डोंट गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल का मतलब है मैं स्कूल जाता हूँ। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। देन थर्ड है डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में हमें एक इंटरोगेटिव मार्क हम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फोर्थ है डोंट आई गो टू स्कूल, ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस भी आ रही है। इसका मतलब है क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और फिफ्थ है वाई डू आई गो टू स्कूल, यहाँ पे WH फैमिली से हमने क्वेश्चन बनाया है। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। और नेक्स्ट है वाई डोंट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, डोंट जो है वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट ये होते हैं तो यहाँ पे हम कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए वहाँ पे गो में कोई SES नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे प्ले में एस लग गया। यहाँ पे भी अगर हम गो से बनाते तो यहाँ होता ही गोज़ टू स्कूल, लेकिन हमने सेंटेंस चेंज किया है तो ही प्लेज क्रिकेट। वहाँ होता तो वो आई प्ले क्रिकेट होता। नेक्स्ट देखिए, ही डजेंट प्ले क्रिकेट। अब जैसे ही डजेंट आया है तो यहाँ पर प्ले में से एस हट गया है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डजेंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। और वाई डजेंट ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। यह WH फैमिली हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वाई की जगह वैन लगाते हैं तो ये हो जाएगा वैन डजेंट ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेलता है। एंड वैन डजेंट ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कब नहीं खेलता है। और डज नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो डजेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही यहाँ पे प्लेज है, पर जैसे ही यहाँ पे डज आया तो प्ले में से एस हट गया। और एक चीज़ और मैं आपको अहम बता देता हूँ कि सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस आई गो टू स्कूल। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के अंदर, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमें नोट लगाना होता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। जब भी हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, डू आई गो टू स्कूल। और इसका जब भी हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर यस और नो में ही दिया जाएगा, या तो वो यस में दिया जाएगा या वो नो में दिया जाएगा। देन आगे देखिए, डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, जब भी WH फैमिली से क्वेश्चन बनता है तो पहले WH फैमिली, उसके बाद क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वाई डोंट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पे हमने ही, शी, इट और सिंगुलर में से एक सब्जेक्ट लिया है ही। तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही डजेंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट आएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डजेंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। वाई डजेंट ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तो जब भी हमें
नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट आता है, और जब भी इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। जब भी WH फैमिली से इंटरोगेटिव बनाना होता है तो WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।